हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 6 थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के बारे में। देखिए, ऊष्मागतिकी के बारे में अपनी चर्चा चल रही है विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी सी परिभाषाओं से संबंधित, और इसके अंदर मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर 2-3 परिभाषाएं बता चुका हूं। जैसे कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा था अभिक्रिया एंथैल्पी पढ़ा था, ऊष्मा रासायनिक समीकरण अपन ने पढ़ी है, हेस का नियम अपन ने पढ़ा है। तो ये कुछ चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। अब एक और छोटी सी परिभाषा यहाँ पर आ जाती है, मानक अभिक्रिया एंथैल्पी। अब सुनो ध्यान से, अभिक्रिया एंथैल्पी तो आप लोग कल पढ़ चुके हैं। क्या बताया था मैंने आप लोगों को उसमें कि निश्चित ताप व दाब पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब क्रियाकारक पूरी तरह से उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है तो उस समय जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। अब उसी के जैसा एक और शब्द है मानक अभिक्रिया एंथैल्पी, यानी एक शब्द लग गया इसके आगे मानक, यानी यहाँ पर परिस्थितियाँ क्या ले लेंगे अपन? मानक परिस्थितियाँ ले लेंगे। तो मैंने वहाँ पर क्या बोला था? निश्चित ताप व दाब, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? मानक ताप व दाब। अब मानक ताप क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, मानक ताप होता है कमरे का तापमान, यानी 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन जो होता है वो क्या होता है? मानक ताप होता है। और मानक दाब की बात करें तो 1 एटीएम होता है। कितना होता है? 1 एटीएम। तो जब मानक ताप व दाब पर किसी अभिक्रिया में कोई क्रियाकारक पूरी तरह से उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो उस समय हुए एंथैल्पी परिवर्तन को क्या बोलेंगे? मानक अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। तो परिभाषा वही है, बस मानक कंडीशन आप लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे अपन? मानक ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन एवं मानक दाब ब्रैकेट में लिखेंगे 1 एटीएम पर किसी अभिक्रिया में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को किसी अभिक्रिया में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को मानक अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं। मानक अभिक्रिया एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है? तो एक सिंपल सी छोटी सी परिभाषा है जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है? तो ये था अपना मानक अभिक्रिया एंथैल्पी, छोटा सा टॉपिक। अब चर्चा करेंगे अपन विभिन्न अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन। अगला हेडिंग अपना आएगा विभिन्न अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन। अब देखो भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए कि विभिन्न एंथैल्पी जो होती है, विभिन्न प्रकार की जो अभिक्रिया एंथैल्पी होती है, इसके बारे में चर्चा करें तो देखो, विभिन्न प्रकार की एंथैल्पियों के अंदर अलग अलग नाम हैं, बहुत सारे प्रकार की परिभाषाएं हैं छोटी छोटी सी। इन परिभाषाओं को डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको वो छोटी छोटी सी परिभाषाएं यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है ना? तो इनके बारे में चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो देखो, विभिन्न अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन की बात करें तो इसके अंदर एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहली परिभाषा होती है संभवन एंथैल्पी, विरचन एंथैल्पी। देखो, संभवन एंथैल्पी या इसको बोलेंगे यहाँ पर विरचन एंथैल्पी, विरचन, ठीक है? विरचन एंथैल्पी या इसी को बोलेंगे निर्माण की एंथैल्पी, ठीक है? निर्माण की एंथैल्पी। तो देखो छोटी छोटी सी परिभाषाएं आएगी वापस।
और इन सभी एंथैल्पियों की परिभाषा अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। इसको अपन बोलते हैं डेल्टा एच एफ। एफ मतलब फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं आएगी विभिन्न प्रकार की एंथैल्पियों की। डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड है, ये मानक रूप में लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या होती है ये, इसके बारे में चर्चा करें। अब देखो वर्ड आ रहा है निर्माण, निर्माण की एंथैल्पी। निर्माण को ही बोलते हैं विरचन और विरचन को ही बोलते हैं संभवन। यानी कि कोई भी पदार्थ है उसके एक मोल का निर्माण, कोई भी पदार्थ के एक मोल का निर्माण उसके अवयवी पदार्थों से करने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को क्या बोलेंगे, संभवन एंथैल्पी या विरचन एंथैल्पी या निर्माण की एंथैल्पी अपन कहते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह से बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर कि किसी यौगिक के एक मोल को, किसी यौगिक के एक मोल को उसके अवयवी, किसी यौगिक के एक मोल को उसके अवयवी तत्वों से बनाने पर, उसके अवयवी तत्वों से बनाने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को, हुए एंथैल्पी परिवर्तन को, हुए एंथैल्पी परिवर्तन को संभवन एंथैल्पी कहते हैं। संभवन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है भाई। तो एक मोल को बनाने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को क्या बोला जाएगा, संभवन एंथैल्पी अपन यहाँ पर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि N2 जो है वो O2 से क्रिया करके बना रहा है क्या, 2NO यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ, अब सुनो, ये तो है अभिक्रिया, इसलिए रिएक्शन की एंथैल्पी परिवर्तन है, इसलिए अपन R लिख रहे हैं। तो डेल्टा HR जो होता है वो होता है प्लस 180 किलो जूल। कितना होता है यहाँ पर, प्लस का 180 किलो जूल यहाँ पर आपको प्राप्त होता है, प्रति मोल है ये, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर प्रति मोल नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, ये एंथैल्पी परिवर्तन होता है इस अभिक्रिया के अंदर, अभिक्रिया के अंदर एंथैल्पी परिवर्तन हुआ है, इसलिए डेल्टा R स्टैंडर्ड इसको कहा है। अब बात आती है कि सर अपन ने तो यहाँ पर डेल्टा HF स्टैंडर्ड लिखा है, यहाँ डेल्टा R स्टैंडर्ड लिखा है, तो इसका मतलब क्या है। तो देखो भाई, मैंने क्या बताया परिभाषा के अंदर कि किसी यौगिक के एक मोल को बनाने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं संभवन एंथैल्पी। यहाँ कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, मतलब ये जो ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होगी ये संभवन एंथैल्पी नहीं है। अब आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है संभवन एंथैल्पी। क्या निकालनी है, संभवन एंथैल्पी आपको निकालनी है। तो भाई 2 मोल जो है, 2 मोल के बनने पर, 2 मोल के बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन कितना हुआ, इतना हुआ। तो 1 मोल के बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, संभवन एंथैल्पी के बराबर होगा। यानी क्या करना है, 180/2 आप लोग कर दोगे तो 90 किलो जूल आपके पास आएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका संभवन एंथैल्पी की बात हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये था अपना संभवन एंथैल्पी। हमेशा ध्यान रखना, 1 मोल के निर्माण पर मुक्त हुई ऊर्जा ही क्या होती है, संभवन एंथैल्पी होती है, निर्माण की एंथैल्पी होती है, ठीक है। चलो अब चर्चा करते हैं दूसरी परिभाषा के बारे में। तो देखो भाई, दूसरी परिभाषा जो होती है वो होती है आपकी दहन एंथैल्पी। दहन एंथैल्पी। अब दहन एंथैल्पी क्या होती है ना। अच्छा, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो ध्यान रखेंगे दहन एंथैल्पी को अपन डेल्टा HC स्टैंडर्ड से प्रदर्शित करते हैं।
कंबशन, दहन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंबशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच स्टैंडर्ड सी से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब सिंपल सी बात है, एक मोल पदार्थ, देखो दहन क्या होता है? दहन जानते हो, किसी भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाना, वो क्या होता है? दहन। अब एक मोल पदार्थ है, उसको वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं अपन, और सुनो, जलाने को ही अपन ऑक्सीकरण भी कहते हैं, क्योंकि वायु की उपस्थिति में जला रहे हो ना आप लोग, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगी परिभाषा? एक मोल पदार्थ को वायु में पूरी तरह से ऑक्सीकृत करने पर वह एंथैल्पी परिवर्तन को क्या बोला जाएगा? दहन की एंथैल्पी कहेंगे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि एक मोल पदार्थ को वायु में पूरी तरह से जलाने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को क्या बोला जाएगा? दहन की एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे अपन? एक मोल पदार्थ के पूर्ण रूप से, एक मोल पदार्थ के पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होने पर, पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को, हुए एंथैल्पी परिवर्तन को दहन की एंथैल्पी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दहन की एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया है कि C4H10 है, C4H10 ये एक यौगिक है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि 13/2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको अपन ने जलाया, और जलाने पर ये पूरी तरह से CO2 और जल, यानी कि 4CO2 + 5H2O पूरी तरह से जल में परिवर्तित हो गया, CO2 और जल में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगी? दहन की एंथैल्पी कहलाएगी, और वो होती है -2658 किलो जूल प्रति मोल। ये मान आपको ध्यान नहीं रखना है भाई, कि सिंपल सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी एक मोल पदार्थ है, उसके पूरी तरह से ऑक्सीकृत होने पर मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है? दहन एंथैल्पी कहलाती है। तो इनके बारे में केवल क्या ध्यान रखनी है? परिभाषाएं ध्यान रखनी है। डायरेक्ट परिभाषाएं आप लोगों से पूछी जाएगी, तो आपको परिभाषाएं समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई? चलो, तो इसी तरह की छोटी छोटी सी और भी कई परिभाषाएं हैं जिनको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, तो साथ के साथ आप लोग जो है इनको पढ़ते रहिए। ठीक है ना? तो छोटी छोटी सी इसी प्रकार की परिभाषाएं आएगी, केवल परिभाषाएं ही ध्यान रखनी है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछी जाती है और ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा अपन से। ठीक है? चलो, अब बात करते हैं अगली परिभाषा के बारे में। और अगली परिभाषा कौन सी आती है एंथैल्पी की, इसको देखते हैं। तो वो है कणन एंथैल्पी। ठीक है? तीसरा नंबर पे आता है अपना, हाँ, कणन एंथैल्पी। कणन एंथैल्पी। अब सुनो भाई, कणन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एक मोल गैसीय पदार्थ में उपस्थित सभी बंधों को पूरी तरह से तोड़कर परमाणुओं में बदलने पर हुई परिवर्तन को क्या बोलेंगे? कणन एंथैल्पी। यानी एक मोल गैसीय पदार्थ है, उसको पूरी तरह से क्या कर दिया है? सारे बंधों को तोड़कर परमाणुओं में बदल दिया। अब पदार्थ को तोड़कर कणों में बदला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कणन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है? चलो, तो लिखेंगे अपन यहाँ पर क्या? तो देखो, एक मोल गैसीय पदार्थ, एक मोल गैसीय पदार्थ में उपस्थित सभी बंधों को, गैसीय पदार्थ में उपस्थित सभी बंधों को पूरी तरह से तोड़कर, पूरी तरह से तोड़कर
परमाणुओं में बदलने पर, परमाणुओं में बदलने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को, हुए एंथैल्पी परिवर्तन को कणन एंथैल्पी कहते हैं। कणन एंथैल्पी कहते हैं। कणों में बदल दिया है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, कणन एंथैल्पी अपन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ले सकते हैं कि H2 है, 1 मोल गैस का अणु है, इसको पूरी तरह से 2H यानी कि परमाणुओं में तोड़ दिया है आप लोगों ने, तो इस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे बोलेंगे अपन कणन एंथैल्पी, यानी डेल्टा H A स्टैंडर्ड। अब देखो A क्या है यहाँ पर, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। एटोमाइजेशन मतलब एटम में तोड़ना, परमाणुओं में तोड़ना, तो डेल्टा H A स्टैंडर्ड अपन इसको बोलेंगे, और इसका मान आता है 453 किलो जूल प्रति मोल। ये मान आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल समझने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना। चौथी परिभाषा आती है बंध वियोजन एंथैल्पी। बंध वियोजन एंथैल्पी, बंध वियोजन एंथैल्पी, ठीक है भाई। अब देखो बंध वियोजन एंथैल्पी के बारे में चर्चा करें, वियोजन एंथैल्पी के बारे में चर्चा करें तो देखो सिंपल सी बात है, किसी गैसीय सहसंयोजक यौगिक में 1 मोल बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा जो होती है उसे बंध वियोजन एंथैल्पी कहते हैं। 1 मोल बंध को तोड़ने के लिए जो दी गई ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है, बंध वियोजन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है भाई। चलो तो लिख लेते हैं इसको, किसी गैसीय सहसंयोजक यौगिक के, किसी गैसीय सहसंयोजक यौगिक के 1 मोल बंध को, यौगिक के 1 मोल बंध को तोड़कर गैसीय उत्पाद बनाने पर, 1 मोल बंध को तोड़कर गैसीय उत्पाद बनाने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को, एंथैल्पी परिवर्तन को बंध वियोजन एंथैल्पी कहते हैं। बंध वियोजन एंथैल्पी कहते हैं। बंध वियोजन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, Cl2 अणु है। अब Cl2 अणु में Cl Cl के बीच क्या है, 1 मोल बंध है, एक ही बंध है ना भाई, 1 मोल बंध है, इसको क्या करना है, तोड़ना है, और इसको तोड़कर परमाणुओं में बदल देना है पूरी तरह से, है ना, गैसीय आयनों में बदल देना है। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे बोला जाएगा डेल्टा H स्टैंडर्ड B। B होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। बंध वियोजन ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, B लिखते हैं अपन, ठीक है। और इसका मान होता है 242, कितना होता है, 242 किलो जूल प्रति मोल, 242 किलो जूल प्रति मोल यहाँ पर होता है, ठीक है भाई। चलो तो ये बंध वियोजन ऊर्जा के बारे में बात यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। चलो अब आगे चर्चा अपन यहाँ पर करें तो एक एंथैल्पी अपन और देख लेते हैं, 5वें नंबर की, विलायकन एंथैल्पी। विलायकन एंथैल्पी,
तो देखो भाई, विलायकन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी एक मोल विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को बोला जाएगा। यानी कि विलेय को बस केवल विलायक में घोलना है, तो किसी एक मोल विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को विलायकन एंथैल्पी कहते हैं। विलायकन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है भाई। और देखो भाई, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो KCl जो है इसको लगभग 200 अणु जल के हैं, इसमें घोल दिया गया है। ठीक है ना। जैसे आप लोग घोलते हैं इस प्रकार से KCl को 200 H2O अणुओं के बीच इसको घोल दिया है, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, इसको बोलेंगे अपन डेल्टा H स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है ना, यानी कि विलयन बना दिया है। ठीक है ना, सॉल्यूशन, डेल्टा H स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इसको यहाँ पर जो मान आता है 18.58 किलो जूल आता है। तो एक मोल पदार्थ को विलायक में घोलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे विलायकन एंथैल्पी कहते हैं। तो ये 5 परिभाषाएं मैंने आपको बता दी है, और भी बहुत सारी एंथैल्पियों की परिभाषाएं हैं जिनको अब केवल ध्यान रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इनको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।